हाय स्टूडेंट, मैं हूं दिव्यांशु और आपके इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल। ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए फटाफट से लेक्चर को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इस लेक्चर में हम कवर क्या करने वाले हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है यूनिवर्स। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे यानी ब्रह्मांड। क्या होता है ब्रह्मांड। नेक्स्ट टॉपिक विल बी बिग बैंग थियरी। ये थियरी हमें क्या बताती है, हमें इसे जानना क्यों ज़रूरी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे गैलेक्सी के बारे में, क्या होता है गैलेक्सी, डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। देन वी विल डिस्कस सोलर सिस्टम, सौरमंडल, क्या होता है सौरमंडल, ये लोगों के बीच तक कैसे आया, कैसे इसका एग्जिस्टेंस हुआ, वो सब कैसे बना। तो चलिए डिटेल में हम इन सब के बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिवर्स के बारे में। क्या होता है यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के बारे में। तो इसका अध्ययन जो होता है ब्रह्मांड के अध्ययन को, उसे हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। जो बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं इसके अंदर आप कॉस्मोलॉजी का एक अलग सब्जेक्ट ही पाएंगे, ठीक है। वो अभी आपको नहीं पढ़ना है, वो आगे फर्दर स्टडीज़ में आपको बताए जाएंगे। तो ये ब्रह्मांड जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो स्टूडेंट हमें ये बताया जाता है कि लगभग 15 अरब साल पहले एक बहुत बड़ा अग्निपिंड जो कि बहुत सारे अलग अलग पदार्थों से बना था, जिसके अंदर एक मैसिव ब्लास्ट हुआ, बहुत अच्छा खासा ब्लास्ट हुआ और हमारे यूनिवर्स की यानी हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। सो यूनिवर्स, ब्रह्मांड क्या क्या है। एक्चुअली दिस इज टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। जैसे जो भी चीज़ एग्जिस्ट करता है उन सबको आप एक साथ लेके आ जाओ, सभी को साथ में लेके आ जाओ, इंक्लूडिंग जिसमें आ जाएगा फिजिकल मैटर, भौतिक पदार्थ आपके आ जाएंगे, ऊर्जा आ जाएगा, प्लैनेट ग्रह आ जाएंगे, स्टार्स आ जाएंगे, गैलेक्सीज आ जाएंगे, जितने भी चीज़ आप इमेजिन कर सकते हो उन सबको एक साथ लेके आ जाओ। इसी को हम यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड कहते हैं। इसकी स्टडी को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ये आपने अभी पढ़ा, अभी अभी देखा आपने। Various theories have been proposed to explain the way the universe was possibly formed. हमें various theories के बारे में बताया गया, जिस थियोरी ने हमें बताया कि यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई। जैसे उसमें से कुछ थे जो थियोरी थे वो थे रेड शिफ्ट थे, या फिर इन्हें हम डॉपलर इफेक्ट भी बोलते हैं। लेकिन जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड जो था, जिसको मान्य बताया गया, वो था बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी क्या बताता है, बहुत अच्छे से इसने एक्सप्लेन किया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में हम बात करते हैं। हम पढ़ेंगे बिग बैंग थियरी के बारे में। इन्होंने क्या बताया था, जनरली इन्होंने यही बताया था कि यूनिवर्स की फॉर्मेशन या फिर उत्पत्ति कैसे हुई है। चलिए पढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज एक्सप्लेन्ड बाय बिग बैंग थियरी, formulated and proposed by Belgium astronaut and cosmologist George Lemaitre. ओके, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो था बिग बैंग थियरी के द्वारा बताई गई। और ये बिग बैंग थियरी किसने दिया था, बेल्जियम के एक एस्ट्रोनॉमर थे, साथ साथ वो एक कॉस्मोलॉजिस्ट भी थे, जिनका नाम था जॉर्ज लेमेटर। इन्होंने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी अबाउट 10 to 20 billion years ago matter was confined in a super dense ball. मैटर जो था एक सुपर डेंस बॉल में कन्फाइंड था, जो कि जिसका टेम्परेचर और प्रेशर जो है बहुत ही ज़्यादा हाई था, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर था उसका, ठीक है। उसमें क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन यानी विस्फोट हुआ उस टाइम पे, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज ऑफ स्टार्स एंड अदर कॉस्मिक बॉडीज़। जिसके वजह जब उसमें एक्सप्लोजन हुआ तो क्या बना, गैलेक्सीज ऑफ स्टार्स, स्टार्स की गैलेक्सीज बनी और भी बहुत सारे कॉस्मिक बॉडीज़। ये आपको हम आगे बताएंगे, काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे कॉस्मिक बॉडीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये फिर एक्सप्लोजन के बाद ये सारी चीज़ें बनी। इन सब के कलेक्टिव फॉर्मेशन को एक साथ जब हम इसको मिला देंगे, कलेक्टिव फॉर्मेशन को ही हम यूनिवर्स बोलते हैं यानी ब्रह्मांड बोलते हैं। और तब से सिंस देन ऑल गैलेक्सीज हैव बीन फ्लीइंग अवे फ्रॉम वन अनदर कॉजिंग एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, कॉजिंग एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। उस टाइम से जो है
जब एक्सप्लोजन हुआ और यूनिवर्स फॉर्मेशन हो गया, गैलेक्सीज फॉर्मेशन हो गई, तो एक गैलेक्सी तो नहीं बनी ना, बहुत सारी अनगिनत गैलेक्सीज बनी हैं। तो जब वो गैलेक्सीज बनी, वो आपस में बहुत सारी जो बनी थी वो आपस में एक दूसरे से दूर हटती गई या फिर मूव करती रहीं, और यूनिवर्स जो है हमारा वो एक्सपैंड करता गया, यानी ब्रह्मांड जो है वो फैलता गया। ठीक है, तभी तो वो ब्रह्मांड कहलाया ना। तो चलिए फिर हम आगे की कहानी जानते हैं, आगे क्या हुआ। अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो देन यू कैन, ओके। तो इसे आप एक बहुत अच्छे फिगर से समझ सकते हो। जैसे ये आप यूनिवर्स है, ठीक है, ये सारे पोर्शन जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हो वो है यूनिवर्स, ओके। अब हमें इसमें से अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो है वो निकालना है। जब यूनिवर्स बनता है तो बहुत सारे क्लस्टर यानी कलेक्शन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो उसी में से एक हम निकालेंगे द लोकल सुपर क्लस्टर, ठीक है। लोकल सुपर क्लस्टर में से ही हम एक निकालेंगे लोकल ग्रुप, एक पोर्शन निकालेंगे लोकल ग्रुप। हमें अपनी गैलेक्सी के बारे में पढ़ना है ना, तो पूरा एज अ होल हम यूनिवर्स को तो नहीं पढ़ सकते। हमारा मिल्की वे गैलेक्सी कहाँ लाई करता है, हमें उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इस लोकल ग्रुप में से हम ये जो पोर्शन है यहाँ पे इसको निकालेंगे, हमारा मिल्की वे गैलेक्सी, ओके। वेट, ये हमारा मिल्की वे गैलेक्सी, ये सन है और चारों तरफ जो है इसके स्टार्स, प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इस मिल्की वे गैलेक्सी में से हमारा सोलर सिस्टम कहाँ लाई करता है, कहाँ से आता है सोलर सिस्टम। ये है सोलर सिस्टम। मिल्की वे गैलेक्सी में से हम अपने सोलर सिस्टम को निकालते हैं, यहाँ पे सन है, ओके, सन। और ये कई सारे प्लैनेट्स हैं, आपको छोटे छोटे दिख रहे होंगे, मैंने एनसर्कल कर दिया है। मरकरी, वीनस, अर्थ, ये हमारा अर्थ है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, आप जो भी इमेजिन कर सकते हो। वैसे तो 9 प्लैनेट हैं, लेकिन प्लूटो को ड्वार्फ कैटेगरी में रख दिया गया है। तो बच्चे हमारे जो 8 प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो चलिए, ये हमारा जो है अर्थ है, यहाँ से आया है हमारा अर्थ। कहाँ से? द लोकल सुपर क्लस्टर से पूरी की पूरी जर्नी शुरू हुई और यहाँ से हमें अपना अर्थ दिखा। चलिए, सो गैलेक्सी अभी डिस्कस किया हमने, कहाँ से आता है गैलेक्सी। गैलेक्सी गैलेक्सी होता क्या है? इज़ अ वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स हेल्ड टुगेदर बाय देयर ओन ग्रेविटेशन फील्ड। क्या होता है गैलेक्सी? गैलेक्सी वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, मतलब बिलियंस ऑफ स्टार्स जो हैं वो आपस में ग्रेविटेशन, अपने ही ग्रेविटेशन फील्ड में जो होते हैं एक्यूमुलेटेड होते हैं, इकट्ठे होते हैं। विच मेनली कंटेन व्हाट? गैस क्लाउड। गैस क्लाउड इन द सेंस वो क्लाउड किससे होते हैं? हाइड्रोजन गैस मेनली, ठीक है। और डस्ट के पार्टिकल्स भी उसमें होते हैं। आइसोलेटेड इन स्पेस फ्रॉम अ सिमिलर सिस्टम, वो स्पेस में एकदम सिमिलर यानी सेम पैटर्न में अरेंज होते हैं। और वैसी अगर गैलेक्सी देखा जाए तो देयर आर अबाउट 100 बिलियन गैलेक्सी। 100 बिलियन समझ रहे हो? 100 बिलियन गैलेक्सी इन द यूनिवर्स। सबके बारे में तो आप जान नहीं सकते। एंड ईच गैलेक्सी हैज़ ऑन एन एवरेज 100 बिलियन स्टार्स। और सारे गैलेक्सी, अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल गैलेक्सी को निकाला जाए, लिया जाए, तो 100 बिलियन ऑफ स्टार्स उसमें हैं। अब हम सारे गैलेक्सी के बारे में तो जान नहीं सकते, लेकिन कुछ नोन गैलेक्सीज जो पता लगाई गई हैं, मोर देन 100, मतलब सॉरी मोर देन 50 से अधिक हैं, 50 प्लस ही हैं गैलेक्सीज जो नोन हैं, जो साइंटिस्ट के द्वारा पता लगाई जा चुकी हैं। उसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर आप समझ सकते हैं नोन गैलेक्सी, ये लार्जेस्ट गैलेक्सी जो है मिल्की वे गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा जो है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे नज़दीक वाली जो गैलेक्सी है वो है, ओके। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि हमारी नोन गैलेक्सी मिल्की वे, अच्छा मिल्की वे को हम आकाशगंगा भी बोलते हैं, रिमाइंड दैट, ओके। इसे भी नोट कर लेना, ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे नज़दीक जो गैलेक्सी है वो कौन सी है? वो है एंड्रोमेडा, ठीक है। आवर सोलर सिस्टम बिलोंग्स टू द मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम कौन सी गैलेक्सी में आता है? मिल्की वे गैलेक्सी में आता है। और ये स्पाइरल इन शेप होता है, इसकी जो शेप होती है ना वो स्पाइरल होती है,
ये आपके क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकती है, एग्ज़ामिनेशन में ज़रूर आने की संभावना है। ये आप नोट कर लेना, ठीक है, कि अपनी गैलेक्सी की शेप क्या है, स्पाइरल, लाइक दिस। ओके, नाउ मिल्की वे गैलेक्सी वॉज फॉर्म्ड 5 बिलियन ईयर आफ्टर बिग बैंग। बिग बैंग जब थियरी आई थी, जब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था, तो उसके 5 बिलियन साल बाद जो है मिल्की वे गैलेक्सी का फॉर्मेशन। लेटेस्ट नोन गैलेक्सी इज़ ड्वार्फ गैलेक्सी। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए, इनफैक्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि हमारा जो सबसे जल्द हाल में जो खोज की गई गैलेक्सी उसका नाम क्या है, ड्वार्फ गैलेक्सी, इसे याद कर लीजिएगा। नाउ अब हम बात करेंगे हाउ द सोलर सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस। सोलर सिस्टम जो है वो उत्पत्ति में कैसे आए, सौरमंडल की जो उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई। देखिए, इसके फॉर्मेशन के बारे में, उत्पत्ति जो है इसके बारे में हमें बहुत सारी थियरीज बताई गई, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड वन जो है वो है, जिनके द्वारा दिया गया, वो लैप्लास के द्वारा कहा गया, उसको नेबुलर थियरी ऑफ लैप्लास। उन्होंने ये थियरी 1796 में दी थी। उसमें उन्होंने क्या बताया था कि ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं नेबुला। नेबुला मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है उसका लार्ज अमाउंट जो है वो एक जगह एक्यूमुलेट किया हुआ है। तो लाप्लास ने ये हमें जो बताया कि ये जो नेबुला है ये एक मास होता है। आप मास, एक्यूमुलेशन ऑफ मास समझ सकते हो कि नेबुला जो है जब कूल होता है, मतलब कूल डाउन होने के बाद ठंडा जो होता है और अपना जो है मास वो रिड्यूस करने लगता है, वॉल्यूम जो है वो लूज़ करने लग जाता है। जब वॉल्यूम कम होगा, इस तरीके से अपना साइज, जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस करेगा, तो उसका साइज़ भी है वो भी रिड्यूस करने लगेगा, और एक तरीके से उसमें आप पाएंगे कि रोटेशन हो रहा है, ठीक है, रोटेट करने लग जाएगा। ये जैसे ये एरो आपको दिख रहा होगा, ऐसे रोटेट करेगा। तो अब ह्यूज मास ऑफ गैस है, उसमें रोटेशन चालू है, ऐसे ऐसे वो रोटेट कर रहा है। तो जब ये रोटेट करेगा तो इसमें दो टाइप की फोर्स लगेंगी, ठीक है, एक लगेगा हमारा रोटेशनल और एक लगेगा हमारा सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आप लोग जानते होंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बाहर की तरफ लगता है, ठीक है, बाहर की तरफ। रोटेशनल फोर्स तो जानते हैं, इसकी वजह से ये घूम रहा है, ठीक। तो रोटेशनल के साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इस पर। तो जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पर लगेगा, तो मान लीजिए ये नेबुला था, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के कारण जो इसके गैसेस पार्टिकल हैं वो बाहर की तरफ, सेंटर से होते हुए बाहर की तरफ निकलना शुरू करेंगे, और निकलने के बाद इसका जो फाइनल पोजीशन बनेगा, जैसे यहाँ पे सन दिख रहा है, अलग अलग मास के अलग अलग गैसेस पार्टिकल जो हैं प्लैनेट या सब प्लैनेट बनाते जाएंगे, ठीक। और जो फाइनल हमारा जो पिक्चर में आएगा वो है ये आपको सन दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज सन, और ये डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ये सारे डिफरेंट प्लैनेट्स हैं। तो नेबुलर थ्योरी में लाप्लास ने यही बताया था कि जो नेबुला होता है कैसे वहाँ से शुरुआत होते हुए हमें स्टार के बारे में पता चलता है, सन क्या होता है इसके बारे में, कैसे कैसे प्लैनेट्स बन जाते हैं, कैसे सन बनता है, इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। ओके, देखिए उसी चीज़ को यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। हाउ द सोलर सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस। Many theories have been given in respect to the formation of solar system, but the most accepted one is Laplace theory. Nebular theory of Laplace. Okay. ये जो थियरी थी इसको सबसे ज़्यादा मान्य बताया गया। नेबुला मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड, ठीक है। नेबुला बीइंग पुल इनवर्ड बाय अ ग्रेविटेशनल पुल, but as the centrifugal forces increase further, some of the mass from the center separated in the form of rotating ring. सेंट्रीफ्यूगल जब लगेगा तो कुछ मास जो है सेपरेट हो जाएंगे सेंटर से, नेबुला का जो सेंटर है वहाँ से सेपरेट होके एक अलग से रोटेटिंग रिंग बनाएंगे, ठीक है। दिस रिंग कूल डाउन एंड कंडेंस, कूल डाउन हो जाएगा एंड गिव राइज टू द प्लैनेट्स एंड सब प्लैनेट्स। क्या बनाएंगे, सब प्लैनेट्स और सब प्लैनेट बनाएंगे। एंड एज इट
गॉट ब्रोकन इनटू मैनी स्मॉलर रिंग्स, और बहुत सारे छोटे छोटे और भी कई सारे स्मॉलर रिंग्स बन जाएंगे। द रिमेनिंग मास विल बिकम सन, और जो बच जाएगा रिमेनिंग सेंटर में हमारे, वो हमारा क्या होगा, सन होगा, सूर्य। ठीक है, तो ये लाप्लास की पूरी पूरी थियोरी आपको समझ में आ गई। नेबुलर थियोरी ऑफ लाप्लास, उन्होंने कैसे एक नेबुला से शुरुआत करते हुए हमें एक पूरा का पूरा सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन का तरीका बताया। चलिए अब पढ़ते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। अब तक तो ये बताया कि ठीक है ये टर्म आया कहाँ से, कैसे बना सोलर सिस्टम। अब स्पेसिफिक सोलर सिस्टम जो हमारी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सन है, वो कैसे अरेंज्ड हैं एक दूसरे से, चलिए अब वो पढ़ते हैं। देखो ये है हमारा कंप्लीट सोलर सिस्टम। ठीक है, ये हमारा सन है इधर, ओके वेट, इधर सन है। सन के बाद जो सारे प्लैनेट्स ग्रह शुरू होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये हमारे इनर प्लैनेट हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ठीक है, और ये एस्टेरॉयड बेल्ट्स है, इसके बारे में हम डिटेल में आपको आगे की क्लास में बताएंगे। एस्टेरॉयड, मीटेरॉइड्स, कॉमेट्स, ये क्या होते हैं डिटेल में आगे बात करेंगे हम। देन हमारा आता है आउटर प्लैनेट, जो कि है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। प्लूटो नहीं आएगा, प्लूटो को एक्सक्लूड किया गया, उसको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया है। चलिए अब हम डिटेल में बात करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में, सौरमंडल के बारे में, जितने मेंबर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट, द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, एक सूरज होता है, 8 ग्रह, 8 प्लैनेट एंड देयर सैटेलाइट। आप पढ़ेंगे जब आगे आपको पता चलेगा कि कुछ प्लैनेट के पास अपने स्पेसिफिक, अपने इंडिविजुअल या फिर अपने हर प्लैनेट के, हर नहीं कुछ प्लैनेट के अपने सैटेलाइट हैं। 1000 ऑफ स्मॉलर हेवनली बॉडीज सच एज एस्टेरॉयड, कॉमेट्स, मीटियोरॉइड्स, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसके बारे में डिटेल में हम आपको आगे की क्लास में बताएंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट है द सन इज़ एट द सेंटर, सन जो है वो बीच में, बिल्कुल बीच में रहता है। ठीक है, एंड ऑल दीज बॉडीज आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। ऑल दिस बॉडीज यानी एस्टेरॉइड, कॉमेट्स, मीटियोरॉइड्स, प्लैनेट्स, सब प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, ये जो हैं इनके किनारे किनारे घूमते रहते हैं। नाउ द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द सन, जो सन की ग्रेविटेशनल पुल होती है, कीप्स ऑल द प्लैनेट एंड अदर ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड इट। ग्रेविटेशन पुल जो है अपने सराउंडिंग, अब ये तो सोचने वाली बात है ना कि सन है वहाँ पे, ठीक है, उसके चारों तरफ जो ऑर्बिट घूम रही है, जो रिवॉल्व कर रही है प्लैनेट वगैरह, वो क्यों कर रही है, क्योंकि सन के पास जो अपनी ग्रेविटेशन पुल है वो उनको ऐसा करने दे रहा है। ठीक है, thus the motion of all the member of the solar system is governed mainly by the gravitation force of the sun। तो हम इसे ये बोल सकते हैं कि जितने भी प्लैनेट या जितने भी ग्रह या उपग्रह हैं, उनका जो मोशन है, जो वो घूम रहे हैं, वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, कौन इसको तय करता है, सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो इसको डिसाइड करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, planets revolve around the sun in elliptical orbit. This will be योर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन अपकमिंग एग्जामिनेशन, कि सन जो है वो प्लैनेट जो है वो सन के किस मोशन में घूमते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल तरीके से उनके किनारे, सन के किनारे सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। नाउ फिफ्थ है द सोलर सिस्टम इन द सोलर सिस्टम द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज मरकरी। सन के, मान लो ये सन है, ठीक है, तो सन के जो सबसे नज़दीक प्लैनेट होता है वो है मरकरी। ठीक है, और सबसे जो दूर होता है वो है नेपट्यून। प्लूटो तो नहीं होगा, प्लूटो 9th पे आता है, उसको मैंने बताया आप लोगों से कि वो ड्वार्फ कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन जो अभी 8th नंबर पे है, सबसे दूर जो है वो है नेपट्यून। ओके, आपको पढ़ना था। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। ओके, तो क्या पढ़ रहे थे अभी हम, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, यूनिवर्स के बारे में पढ़ा, क्या होता है यूनिवर्स, कहाँ से आया ये टर्म। ठीक,
बिग बैंग थियरी के बारे में पढ़ा। कैसे बिग बैंग थियरी ने हमें ये बताया कि यूनिवर्स की फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है, ब्रह्मांड की फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है, ये हमें जानना क्यों ज़रूरी है। गैलेक्सी के बारे में बताया। अच्छा, ये मैंने मिल्की वे को हम तारामंडल, आकाशगंगा भी बोलते हैं, ठीक है। मिल्की वे को हम आकाशगंगा भी बोलते हैं, शायद मैंने बताया है आपको, ठीक है। गैलेक्सी के बारे में पढ़ा। एंड हाउ द सोलर सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस, सोलर सिस्टम एग्जिस्टेंस, उत्पत्ति उसकी कैसी हुई, कैसे लोगों तक वो आया, सोलर सिस्टम क्या है, उसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। मेंबर्स के बारे में डिटेल में आपको आपको आपकी अलग से क्लास लगेगी, वो हम समझाएंगे एक हर पर्टिकुलर मेंबर के बारे में, उनके प्लैनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, सन से उनका रिलेशन के बारे में। सारी क्लास हम आपको आगे के लेक्चर में समझाएंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, थैंक यू सो मच।